हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एंड वेलकम टू द पोएटिक कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। जी हाँ, यहाँ हम भारतीय संविधानों को कविताओं के माध्यम से समझते हैं ताकि आपको समझने और समझाने में क्या हो, आसान हो। इसके पहले हम प्रियम्बल और पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे गो थ्रू कर लें। हम ये कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 22 पार्ट्स में कन्वर्ट है, इसे हम #22 का नाम दिए हैं। मतलब 22 पार्ट्स को 22 डेज में हम कवर करेंगे और आपको कविताओं के माध्यम से समझाएंगे, संक्षिप्त में पूरे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, ये अमेरिकी बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आधारित है और इसमें बहुत सारे संशोधन के साथ हमारे भारतीय संविधान में इसे रखा गया है। ये हार्ट एंड सोल भी है। ये ना सिर्फ एक लॉ एक्सपर्ट या लॉ स्टूडेंट के लिए जरूरी है, बल्कि हमारे भारतीय नागरिक मतलब इंडियन सिटीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे इंडियन सिटीजन इस पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा जान के रखें। बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, उन्हें ज़िंदगी जीने का ये अधिकार देती है। अभी क्या है, इस सभी के बारे में हम समझेंगे। उसके पहले आपको थोड़ा इसके हम डिटेल डिस्क्रिप्शन एक बार दे दें कि ये क्या है पार्ट 3। तो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होता है? देखिए, मौलिक अधिकार होता है एक पर्सन को, एक व्यक्ति को, ओनली एक व्यक्ति को जिंदगी जीने का अधिकार देता है। सपोज कीजिए, अगर कोई पर्सन अगर जेल में चला जाए तो वो अपने मन का कुछ भी नहीं कर सकता है। वो सिर्फ सांस ले सकता है, पानी पी सकता है, खाना खा सकता है। इसके अलावा वो जो भी करेगा सब किसी न किसी के अंडर में रह के करेगा, निगरानी में रह के। वो अपने मन का इच्छा, अगर मान लीजिए उसे कहीं घूमना हो तो वो प्लानिंग नहीं कर सकता, कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ना हो तो प्लानिंग नहीं कर सकता, लेकिन ये एक आम सिटीजन कर सकता है बाहर में। तो यही है मौलिक अधिकार। और ये मौलिक अधिकार कोई पर्सन जब जेल में जाता है उसे छीन लिया जाता है, लेकिन जब वो बाहर में रहता है तो उसे दे दिया जाता है। अब ये देता कौन है? तो ये हमारे संविधान हमको देते हैं। कौन देते हैं? संविधान, मतलब कानून, कॉन्स्टिट्यूशन, ना कि गवर्नमेंट। इस बात को ध्यान रखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये मौलिक अधिकार कौन देते हैं, फंडामेंटल राइट्स, गवर्नमेंट देते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं? तो याद रखिए, कानून देते हैं। गवर्नमेंट क्यों नहीं देते हैं, इसके बारे में समझिए। देखिए, गवर्नमेंट हर 5 साल में हो सकता है चेंज हो जाए, गवर्नमेंट हर 5 साल पे हो सकता है चेंज हो जाए, या गवर्नमेंट की स्कीम हो सकता है आज है कल नहीं है। सपोज कीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना 1 साल रहती है, 1 साल नहीं रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट का अगर फंड रहेगा तो वो देगी, गवर्नमेंट फंड नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट के स्कीम के ऊपर डिपेंड करता है कि आज है कल नहीं है। लेकिन एक बार जो कानून बन जाता है, एक संविधान एक देश को चलाने के लिए बनता है, वो हर 2 दिन पे चेंज नहीं होता है। उसे चेंज करने के लिए बहुत सारे लोकसभा राज्यसभा में बिल पास करने होते हैं, डिबेट करने होते हैं, तब जाके मंजूरी मिलती है, तब जाके होते हैं। इतनी आसानी से नहीं होती है। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स जो है, मौलिक अधिकार जो है, ये एक व्यक्ति विशेष को मिलता है, ना कि किसी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। और ये हमें सिर्फ संविधान देती है, इस बात को याद रखें। चलिए, नेक्स्ट 2 पॉइंट है, इसको पहले समझा देते हैं, फिर रिमेनिंग आर्टिकल्स को कविताओं के माध्यम से हम समझाएंगे। देखिए, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक पूरा फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। मतलब एक व्यक्ति विशेष की मौलिक अधिकार के बारे में बात करता है। मतलब जिंदगी जीने के लिए जो अधिकार चाहिए, वो बेसिक अधिकार बात करता है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35। रिमेंबर, आर्टिकल 12 बात करता है डिफिनेशन का। आर्टिकल 12 बताता है कि मौलिक अधिकार क्या है, जिंदगी जीने के लिए आपको ये चाहिए। इसके अंदर कहीं भी अगर स्टेट वर्ड का अगर जिक्र होता है तो समझ लीजिए वो गवर्नमेंट बॉडी है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल बॉडीज हो, पीएसयू हो, म्यूनसिपैलिटी हो, पंचायत हो। इस सारे चीज को हम कहते हैं स्टेट, ना कि राज्य। समझ गए? ये सारे आर्टिकल 12 जो है डिफिनेशन का काम करता है। अब हम समझते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 को हम कविताओं के माध्यम से आपको समझा रहे हैं पहले, और इसको बहुत ही लाइट में आपको डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, आर्टिकल 13 कहता है कि मानव के मूल अधिकारों का महत्वपूर्ण बतलाया है, मानव के मूल अधिकारों को महत्वपूर्ण बतलाया है और इनके विरुद्ध किसी भी विधि को असंगत ठहराया है। मतलब मानव के जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, इसे महत्वपूर्ण बतलाया, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बतलाया है। और इनके विरुद्ध किसी भी विधि को, मतलब इनके अगेंस्ट कोई भी लॉ अगर बनता है तो ये असंगत ठहराया, मतलब इनवैलिड हो जाएगा। इन शॉर्ट अगर इसको डिस्क्राइब करें तो समझिए, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान देश में लागू हुआ। अब कहा जाता है कि आर्टिकल 13 के हिसाब से कि 26 जनवरी 1950 के पहले, मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशन, या 26 जनवरी 1950 मतलब पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, प्री कॉन्स्टिट्यूशन हो या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो, कोई भी कानून क्यों ना बने, अगर वो किसी भी व्यक्ति के, इंडियन सिटीजन के फंडामेंटल राइट को उल्लंघन करेगा तो वो कानून अपने आप में इनवैलिड हो जाएगा। एम आई क्लियर? समझ गए?
26 जनवरी 1950 से पहले प्री कॉन्स्टिट्यूशन हो या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी कानून क्यों ना बने, जैसे 1860 में आईपीसी बना था, पर्सनल लॉ थे, तो कोई भी कानून क्यों ना बने, अगर प्री हो या पोस्ट हो या इन फ्यूचर गवर्नमेंट अगर कोई भी कानून क्यों ना बनाए, मतलब मोदी जी कोई भी कानून क्यों ना बना दे, लेकिन अगर वो किसी भी इंडियन सिटीजन के फंडामेंटल राइट को अगर उल्लंघन करता है, डिप्राइव करने की कोशिश करता है, हिट करने की कोशिश करता है, तो वो कानून अपने आप में इनवैलिड हो जाएगा। समझ गए? यही एक आर्टिकल 13 कहता है। अब हम समझेंगे आर्टिकल 14 से लेकर रिमेनिंग आर्टिकल 35। इसे 6 पार्ट में, माने 6 टाइप में बांट दिया गया है। मतलब एक इंसान का, एक व्यक्ति का, इंडियन सिटीजन का 6 तरह के अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, माने सब में बराबर होना चाहिए। दूसरा है आज़ादी का अधिकार, ताकि सबको कुछ करने की आज़ादी मिल सके। हम सब बताएंगे कि समानता का अधिकार कैसे होता है, मतलब इक्वलिटी का अधिकार कैसे है, आपकी आज़ादी जो है, फ्रीडम जो है कैसे है, साथ ही साथ आपकी पढ़ाई लिखाई की जो आज़ादी है ये। तो पहला 2 हो गया इक्वालिटी का, फिर आता है किसका, आपका आज़ादी का अधिकार, फिर आता है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है लास्ट में, एक आते हैं आपके कल्चरल एक्टिविटी के से रिलेटेड, फिर आते हैं आपके शोषण, मतलब कोई किसी से ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता है। इस तरह के सारे आपके आज़ादी हैं। हम वन बाय वन सबको समझेंगे। पहला हम समझ रहे हैं इक्वालिटी, मतलब राइट टू इक्वालिटी, माने सब में बराबर जो होनी चाहिए, वो बराबरी का अधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है। ये टोटल आर्टिकल को हम समझेंगे। आर्टिकल 14 को समझिए, राइट टू इक्वालिटी, सब में बराबर का अधिकार कैसे होता है। तो पहला कविता है, अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है, होटल चाहे हो दुकान, सब में प्रवेश का अधिकार है। जी हाँ, आर्टिकल 14 कहता है कि आर्टिकल 14 मतलब अनुच्छेद 14 में कहते हैं कि समानता का अधिकार है, होटल हो चाहे दुकान, सब में प्रवेश का अधिकार है। मतलब होटल हो चाहे दुकान का इन द सेंस मतलब हर जगह सबके लिए ओपन फॉर ऑल है। आप कहीं ये नहीं सुने होंगे कि मॉल में शेड्यूल कास्ट नहीं जा सकते हैं, सिर्फ जनरल कास्ट जा सकते हैं। थिएटर में सिर्फ जनरल कास्ट जा सकते हैं, शेड्यूल कास्ट नहीं जा सकते, ऐसा नहीं होता है। मतलब हर जगह कोई जा सकते हैं, इंडियन सिटीजन जो भी है हर जगह उनको अलाउ है। ये कौन अधिकार देता है? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब में बराबरी का अधिकार होना चाहिए। बस कुछ पॉजिटिव चीज़ जो है उसको समझिए। देखिए, सब में बराबरी का मतलब है एक यंग एज के जो लड़के होते हैं और एक छोटे बच्चे होते हैं, एक बूढ़े हो गए, एक लेडीज हो गई, एक गर्ल्स हो गए, ये सब अलग अलग कैटेगरी में है, सब पर्सन अलग है। तो सबको इक्वालिटी मिलना चाहिए, मैंने बराबरी हक मिलना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब पे एक ही कानून चलेगा। सपोज कीजिए, अगर मैं जाता हूँ तो मुझसे ट्रेन में एक अलग फेयर लगेगा, ट्रेन का टिकट जो है वो मुझसे अलग फेयर लगेगा। लेकिन मेरे साथ अगर एक 2 साल या 3 साल का बच्चा जाता है तो उसका भी क्या सेम फेयर लगेगा मेरे जैसा? जी नहीं, ऑपोजिट होगा। तो उसे भी हक मिला है, लेकिन बराबरी का हक इन द सेंस सबको हक मिलेगा, लेकिन उसके कैटेगरी के बेसिस पे थोड़ी डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, मतलब अच्छा भेदभाव। समझ गए? जैसे महिलाओं के लिए एक अच्छे कानून, बुजुर्गों के लिए अच्छे कानून, एक यंग एज के लिए अच्छे कानून, छोटे बच्चों के लिए अलग कानून, बराबरी सबको मिलेगा। ये नहीं कि जो रोटी हम खाते हैं, मान लीजिए एक यंग एज के लड़के जो 30-35 साल के, वो जो खाना खाएंगे, वो उनका जो डाइट होता है, क्या एक छोटे बच्चे जो 5 साल के वो सेम कर पाएंगे? नहीं ना। इसीलिए इक्वालिटी का मतलब होता है हक सबको मिलेगा उनके कैटेगरी के हिसाब से। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये नहीं होता है कि कानून के पहले, मतलब कानून के समक्ष सब बराबर। समझ गए? देखिए, तो आर्टिकल 14 आप समझ गए कि सबको अधिकार मिलता है कहीं भी जाने का, बड़े होटल हो चाहे, सबको अधिकार मिलता है एज पर द लॉ, उनकी कैटेगरी के हिसाब से। अब आर्टिकल 15 पढ़ते हैं। आर्टिकल 15, आप एक मूवी भी आई थी आयुष्मान खुराना की, आपने शायद देखी भी होगी, बहुत अच्छी थी। उसमें रेस, रिलीजन, कास्ट के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करने के कारण वहाँ पे उनसे भेदभाव होता है, जिसके कारण मूवी बनी थी, बहुत अच्छी थी। उसके बारे में हम समझेंगे। आर्टिकल 15 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट और सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब 6 चीज के बारे में ध्यान रखिएगा। किसी से आप डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव मत कीजिएगा। किसके आधार पे? रेस, रिलीजन, कास्ट मतलब वंश, उनके धर्म, उनके सेक्स मतलब मेल है या फीमेल या थर्ड जेंडर किसी से, उनके कास्ट मतलब कौन से कास्ट से आते हैं, एसटी, एसटी, ओबीसी, जनरल, किसी से नहीं, और प्लेस ऑफ बर्थ मतलब कहाँ से जन्मे हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, किसी भी स्टेट से आते हैं, कौन से प्लेस से आते हैं, इस सब के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो किससे नहीं होगा? रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। समझ गए? इस सब के आधार पे आप कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसे अनुच्छेद को कविताओं के माध्यम से। देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति की करनी होगी भलाई, ताकि उनकी उन्नति हो और कमी की हो भरपाई।
अनुसूचित जाति और जनजाति की करनी होगी भलाई, ताकि उनकी उन्नति हो और कमी की हो भरपाई। अगर हम ये डिस्क्रिमिनेशन इस ग्राउंड पे नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक सा बात है कि जो शेड्यूल कास्ट है, एसटी एसटी है, ओबीसी है, उनका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा और वो समाज में सब एक साथ मिलके रहेंगे। इससे क्या होगा, हमारे देश में यूनिटी बढ़ेगी और सब मिलके इक्वालिटी को फॉलो भी करेंगे। तो आर्टिकल 15 समझ गए। चलिए नेक्स्ट समझते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब नौकरी के लिए सबको बराबर का हक मिलेगा। अब ये किस में मिलेगा, तो देखिए, नौकरी में धर्म जाति लिंग का नहीं होगा भेद। नौकरी में धर्म जाति लिंग का नहीं होगा भेद, साफ साफ शब्दों में समझाता है आपको 16वां अनुच्छेद। नौकरी में मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी भी तरह के जॉब के लिए आप ये रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नौकरी सबको मिलेगी। अब यही आपको आर्टिकल 16 बताता है। अब इसी के बेसिस पे आ जाता है रिजर्वेशन। यहाँ से एक नया चीज चालू होता है, रिजर्वेशन। अब देखिए, रिजर्वेशन का मतलब होता है आरक्षण। अब आरक्षण का वर्ड आते ही दो पक्ष हो जाते हैं, एक जो मिलता है और एक जो इसको नहीं मिलता है। जिसको मिलता है वो कोई चीज़ समझेगा ही नहीं, वो समझेगा एकदम सही है, इसके अलावा तो होना ही नहीं चाहिए। और जिसको नहीं मिलता है वो बोलेगा एकदम गलत है, ये आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। तो अब देखिए, सबसे बड़ा बात बता देता हूँ आपको। आर्टिकल 13 मैंने आपको कुछ देर पहले समझाया था कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी कानून अगर बनता है और वो किसी के फंडामेंटल राइट को उल्लंघन करता है तो वो कानून अपने आप में इनवैलिड हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर ये रिजर्वेशन गलत होता तो वो भी तो इनवैलिड हो जाता। वो इनवैलिड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये कानून को लगता है कि ये जरूरी है। क्यों? हम और आप वही देख सकते हैं जो हमारी आंखें देख सकती है कि कुछ एसटी एसटी या ओबीसी इकोनॉमिक कंडीशन उनकी अच्छी है, फिर भी वो इस चीज़ का क्या करते हैं, लेते हैं रिजर्वेशन। लेकिन हम जो चीज़ नहीं देख सकते, जो बियॉन्ड द इमेजिनेशन है, बियॉन्ड इन आवर आई है, जो हर स्टेट के गांव क्षेत्र में जो एसटी एसटी ओबीसी के जो हाल हैं वो चीज़ हम नहीं देख पाते, उनके डेवलपमेंट के लिए रिजर्वेशन है। ये कुछ जो हम देख पाते हैं उनके लिए नहीं है, जो हम नहीं देख पाते हैं उनके लिए। क्योंकि हम और आपसे ज़्यादा जानकार जो लॉ मेकर थे हुए थे, उनकी जो दृष्टि थी वो हमारी आंखों के हिसाब से नहीं थी, उनकी जो विजन थी वो बहुत दूर दृष्टि थी। तो ये रिजर्वेशन क्या है, एक तरह से सही है। अब देखिए, मैंने पहले ही बोल दिया, जो पक्ष में है वो किसी की बात नहीं सुनेंगे, जो पक्ष में नहीं है वो भी किसी की बात नहीं सुनेंगे। आप बस समझिए कि संविधान आपको क्या कहता है, ठीक है। तो संविधान कहता है कि ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? तो समाज के पिछले वर्गों को का आरक्षण का सहारा, समाज के पिछले वर्गों का हो आरक्षण का सहारा, और उन्नति करे दलित। उन्नति करे दलित मतलब एसटी एसटी ओबीसी, जिनका जीवन वंचित सारा, जिनका जीवन क्या है, वंचित सारा, मतलब जो अपने लाइफ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव ही नहीं कर पाए, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए रिजर्वेशन क्या है, जरूरी है, ताकि वो भी कुछ डेवलप कर सके और समाज में कंधे से कंधे मिला सके। इसलिए कहते हैं कि समाज के पिछले वर्गों को आरक्षण का है सहारा, और उन्नति करे दलित, और उनका जीवन जो था वंचित सारा उसको इम्प्रूवमेंट मिले। समझ गए? तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है कौन? आर्टिकल 16 बात करता है किसमें? नौकरी में। चलिए आर्टिकल 17 समझिए। आर्टिकल 17 कहता है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत। अब छुआछूत भी एक बहुत तरह का प्रॉब्लम है। आपने एक मूवी देखी होगी द माझी द माउंटेन मैन, उसमें जब नवाजुद्दीन शहर से आता है तो सूट बूट में आता है और गांव के किसी प्रधान को गले लगा लेता है। तो गांव के प्रधान को लगता है कि ये कुछ बड़ा बाबू है, तो वो कुछ नहीं कहता है। लेकिन जब बाद में उसे पता चलता है कि ये तो लोअर कास्ट वाले हैं, तो उसे बहुत मारा जाता है। तो ये किस हद तक सही है बताइए? उसमें एक गाना भी था, सब बराबर सब बराबर। बहुत ही अच्छी मूवी थी, प्यारी मूवी थी और हेल्पफुल थी, आप उसे जरूर देखिएगा। देखिए आर्टिकल 17 में क्या कहता है कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत जो है इससे दूर रहे, माने इसमें भेदभाव आप ना करें, इसे हटा दिया गया है ताकि सब में बराबरी का भेदभाव हो सके। देखिए, छुआछूत कलंक है, अनुच्छेद 17 करे अंत। छुआछूत कलंक है, अनुच्छेद 17 करे अंत। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने हमारे मसीहा, मानवता के बने संत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने हमारे मसीहा, मानवता के बने संत, क्योंकि इन्होंने ही हटाया था और कह रहे हैं कि छुआछूत कलंक है, इसे अंत करें। तो अब एक चीज इसमें एक्सेप्शन भी है, आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन द सेंस, मान लीजिए किसी को कोविड हो गया, तब आप कहेंगे, ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं नहीं हम तो सबको छुएंगे, आप तब दूरी बना सकते हैं। साथ ही साथ कुछ अगर किसी पर्सन को डिजीज हो गया है जो कि स्प्रेडेबल है, मतलब फैलता है, तब आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ये नहीं कि
कोई शेड्यूल कास्ट से है या एसटी एसटी ओबीसी से है तो आप उनसे हम अनटचेबिलिटी का प्रॉब्लम करेंगे। अगर ये पाया जाता है कानूनी तो उनके ऊपर सजा भी हो जाती है, क्योंकि ये अधिकार उनका भी है, वो भी मौलिक अधिकार के अंदर आते हैं। तो इस सब से दूरी बनाए रखें और आर्टिकल 17 को समझते रहें। नेक्स्ट पहुंचते हैं हम आर्टिकल 18 के तरफ, जो बात करता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, मतलब टाइटल को हटाना ताकि सब बराबर रहे। देखिए ये जो आर्टिकल है राइट टू इक्वलिटी, ये आर्टिकल 14 से 18 खाली यही बताता है कि किस तरह से आपको सब में बराबर का भेदभाव रखना है। किसी को आप ऊंचा या नीचा, अपर लोअर ये सब ना देखें। हर तरह से चीज़ों में, चाहे नौकरी में हो या किसी के धर्म से रिलेटेड हो या कहीं पे आना जाना हो, हर तरह से सब एवं क्या हो, सब इक्वल हो। अब आर्टिकल 18 कहता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। टाइटल का मतलब जो आप उपाधि देखते हैं, जैसे मेरा नाम है मनीष झा, इसके आगे तो कुछ उपाधि है नहीं, बस एक उपाधि है एडवोकेट। तो अब इसी को बताएं कि ये जो उपाधि है, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल है, ये कैसे हटेगा ताकि लोग समाज में इक्वल ये अपॉर्चुनिटी मिले और सब बराबर रहे। तो आर्टिकल 18 कहता है कि रहे ना कोई जमींदार अब, ना नवाब ना महाराजा। रहे ना कोई जमींदार अब, ना नवाब ना महाराजा। पद ना होगा जन्म से, पद ना होगा जन्म से, खुलेगा योग्यता का दरवाजा। मतलब कोई अब जमींदार बोल के नहीं रहेगा। आर्टिकल 18 कहता है कि कोई जमींदार बोल के नहीं रहेगा कि हम जमींदार बाबू हैं, कोई नवाब बाबू हैं, कोई महाराजा हैं, कोई राजा हैं। ये सब टाइटल जो है ये हट जाएगा। पद ना होगा जन्म से, मतलब बाय बर्थ नहीं होगा कि राजा का बेटा पैदा भले नंगा होता राजकुमारी है, ये सब नहीं होगा। वो राजकुमार नहीं कहलाएगा, बाय बर्थ वो अब कोई पद नहीं लाएगा। बस योग्यता का दरवाजा खुलेगा। योग्यता का दरवाजा का मतलब मेरिट पे आना पड़ेगा। मतलब योग्य वही बनेगा जिसके अंदर काबिलियत होगी। मतलब आपको एडुकेशन बेसिस पे आपको अर्न करनी होगी उपाधि। जैसे आप पढ़ लिख के, जैसे आप एडवोकेट बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, सीए बनते हैं, सीएस बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, आपको उपाधि मिलती है सरकार की तरफ से, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। तो ये सब जो उपाधि है ये आप रख सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपने मेहनत की है, आपको अर्न किए हैं आप, ये उपाधि आप रख सकते हैं। बाय बर्थ अगर आपके पीछे कोई अगर उपाधि लगते आ रही है तो वो आप नहीं रख सकते। इसके पीछे एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दूं। आपने एक पॉलिटिशियन का नाम सुना होगा, ज्योति आदित्यराज सिंधिया। इनके जो पूर्वज थे, इनके जो वंश थे, रेस थे, ये एक राजा महाराजा के फैमिली से बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश में। और उस वक्त के जो अंग्रेज शासन थे, ब्रिटिश एम्पायर थी, उनको भी ये मदद करते थे। मतलब जब पार्टीशन बोले, जब फ्रीडम फाइटर का जो टाइम था, उस वक्त राजा महाराजा को भी ये लोग मदद करते थे। अब आप इस बेसिस पे उनसे अगर नफरत कीजिएगा तो ये तो गलत बात है। तो इसी को कहता है, अगर कोई अगर टाइटल ही है इसलिए हम हटा देते हैं, और आप किसी से रेस, रिलीजन, कास्ट के बेसिस पे, मतलब वंश के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे किसी से आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। तो आप उनसे अभी इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि अनुच्छेद ने, आर्टिकल ने हमें, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये क्या दिया है, पावर दिया है। तो इस बातों को समझिएगा कि इसीलिए टाइटल एबोलिश कर दिया गया, टाइटल ही हटा दिया गया, और यह भी कह दिया गया कि ये ग्राउंड पे आप किसी से डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव नहीं कर सकते। समझ गए? चलिए नेक्स्ट समझिए। अब 18 में एक चीज और था, 18 में एक चीज और था कि एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, मतलब समझ गए कि मतलब कोई भी बाय वर्थ नहीं होगा, जो आप अर्न करेंगे उस वो उपाधि आप रख सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात इसमें 18 में ये था कि जैसे मान लीजिए कोई आपको पद मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो ये जो उपाधि है ना, ये आप अपने नाम के साथ नहीं लगा सकते। ये उपाधि मिली है आपको, ठीक है, ये तो कोई एडुकेशन पर्पस नहीं होता है। जैसे भारत रत्न सुनील कुमार, तो वो भारत रत्न लिख नहीं सकता कि भारत रत्न सुनील कुमार, उसे मीडिया वाले सुनील कुमार जो कि भारत रत्न थे ऐसे लिख सकते हैं। समझ गए? तो इस बेसिस पे होता है, तो इसको जरा ध्यान में रखिएगा, ये एक एक्सेप्शन था, इसको भी मैं आप समझाते चला हूँ। चलिए, तो आर्टिकल का पहला जो टाइप था, जो इक्वालिटी का बात करता है, राइट टू इक्वालिटी, आपने समझ गया आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। अब नेक्स्ट हम समझने जा रहे हैं आर्टिकल 19 से, जो बात करता है राइट टू फ्रीडम, मतलब आज़ादी का अधिकार। और आर्टिकल 19 बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसे गांठ मान के रखिएगा। आर्टिकल राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार, आर्टिकल 19 कहता है कि व्यक्त करो अपने भाव को, जो चाहे सो बोलो, और अन्याय से नहीं डरो, मुंह तुम अपना खोलो। व्यक्त करो अपने भाव को, मतलब तुम अपने फीलिंग को क्या करो, निकालो, एक्सप्रेस करो। जो चाहे सो बोलो, जो मन है बोलो। अन्याय से मत डरो, अन्याय से मत डरो, कहीं कुछ अगर अन्याय हो रहा है तो उसे डरो मत, तुम खुल के बोलो किसी के अगेंस्ट में, लेकिन सावधानी पूर्वक मुंह तुम अपना खोलो। मान लीजिए, इसलिए हम बोले सावधानी पूर्वक,
आपको अगर बोलने का अधिकार है तो किसी पर्सन को सुनने का भी अधिकार है। आपको बोलने का अधिकार, इसका मतलब ये नहीं कि आप गाली गलौज करेंगे, कुछ भी बोल देंगे, सामने वाले को बुरा भी तो लग सकता है, उसकी भावनाओं को चोट भी तो पहुंच सकती है। तो आप बोलो उतना जितना ही जरूरी है, क्योंकि जो राइट एक पर्सन को हमें मिला है वो किसी दूसरे को भी मिला है। समझ गए? तो आर्टिकल 19 आपको सिंपली ये कहता है कि फीलिंग जो है आप अपनी एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे किसी के भी अगेंस्ट हो, चाहे गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, किसी पर्सन के अगेंस्ट हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट हो, किसी के भी अगेंस्ट हो। अगर वहाँ पे अन्याय हो रहा है तो आप वहाँ क्या कर सकते हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन फीलिंग को एक्सप्रेस जो करते हैं वो सावधानी पूर्वक, ताकि उनको क्या पड़े, उनको उनकी भावनाओं को चोट ना पहुँचे। नहीं तो उन्हें भी अधिकार है, जैसे आपको आर्टिकल 19 मिला है तो उन्हें भी आर्टिकल 19 मिला है। ठीक है? तो अब इसमें बहुत कुछ है, इसको थोड़ा और हम अच्छे समझेंगे। तो पहला समझ गए फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन। दूसरा कहता है कि संघ और समूह बनाना है सबका अधिकार, शांतिपूर्ण करो सम्मेलन चाहे जो हो बिना हथियार। संघ और समूह बनाना है सबका अधिकार, शांतिपूर्ण करो सम्मेलन जो हो बिना हथियार। संघ और समूह बनाना मतलब, जैसे मैंने कहा, आप कहीं फीलिंग अपनी बताओगे, एक्सप्रेस बताओगे, तो सिर्फ सिंगल बताओगे या तो यूट्यूब वीडियो के माध्यम से या कहीं माइक से। लेकिन अगर आपको अगर समूह बनाना है, मतलब हम आपको सभा करना है, वो भी आप कर सकते हैं। आर्टिकल 19 ही आपको देता है, आप एक्सप्रेस कीजिए, सभा लगाइए, लेकिन याद रखिए उस सभा में कोई हथियार लेके, बम लेके ना आ जाए। ठीक है? आप ग्रुप बनाइए, संघ बनाइए, समूह बनाइए, बस आपका अधिकार है, लेकिन वो शांतिपूर्वक, उसमें कोई हथियार, बम, गोला बारूद ये सब लेके ना पहुंचे। तो आर्टिकल 19 आपको पहले एक्सप्रेशन ऑफ थॉट बताता है, फिर आप कहता है कि आप विदाउट आर्म्स आप कोई भी असेंबली लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट समझिए, सारा भारत देश तुम्हारा, कहीं भी जा सकते हो, कोई जगह पसंद आए तो वहाँ भी रह सकते हो। सारा भारत देश तुम्हारा मतलब पूरा इंडिया ही तुम्हारा घर है, कहीं भी तुम जा सकते हो। कोई जगह अगर पसंद आए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, झारखंड, साउथ, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कोई भी जगह पसंद आए तुम कहीं भी रह सकते हो। आपके पास तो डॉक्यूमेंट होगा ही, वहाँ जाके ज़मीन खरीदिए, रह जाइए। यह आर्टिकल 19 आपको राइट देता है, चाहे जम्मू कश्मीर में क्यों ना रहे, अब तो सब अपना ही है। तो इंडिया में कहता है कि पूरा इंडिया ही आपका घर है, आपको जहाँ मन वहाँ जाइए, वहाँ बसिए, वहाँ रहिए। तो पहले फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन दिया, आप कुछ बोल सकते हो। फिर क्या बोला, आप असेंबली लगा सकते हो। अब क्या बोला जा रहा है आर्टिकल 19 कि आप कहीं भी रह भी सकते हो। अब मान लीजिए रहेंगे, तो फिर आर्टिकल 19 कहता है कि काम कीजिए, आपको जो काम करना है वो काम भी कर सकते हैं। कैसे? तो नेक्स्ट पंक्ति है कि बनो वकील या व्यापारी, बनो वकील या व्यापारी, करो कोई भी कारोबार, अनुच्छेद 19 देता है तुमको ये सारे अधिकार। मतलब बनो वकील मतलब कोई भी प्रोफेशन करो या कोई करो व्यापार, मतलब कोई भी बिजनेस करो, तो कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन आप करो, सब काम आप कर सकते हो। आर्टिकल 19 आपको ये राइट देता है। समझ गए? तो आर्टिकल 19 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन दिया है, असेंबली करने का अधिकार दिया है विदाउट आर्म्स, उसके बाद आपको कहीं भी रहने, खाने पीने का अधिकार दिया है, साथ ही साथ आप कोई भी बिजनेस एंड प्रोफेशन कर सकते हैं कहीं भी रहकर। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 19, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम समझेंगे आर्टिकल 20, जो बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। अपराध के विषय में बात करता है कि अपराध के विषय में क्या आपके पास अधिकार है। तो कहता है, आपने ये वर्ड सुना होगा, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। एक आदमी निर्दोष होता है कब तक, जब तक साबित ना हो जाए कि ये दोषी है। लेकिन समाज क्या करता है, गिल्टी गिल्टी पहले बोल देता है, अंटी प्रूवन इनोसेंट, मतलब कि जब तक वो इनोसेंट प्रूव ना हो जाए तब तक उसको गिल्टी मान लिया जाता है। मान लो किसी को पुलिस अगर पकड़ के ले गया तो समाज उसे पहले गिल्टी बोलता है, बाद में इनोसेंट। लेकिन कानून कहता है कि वो पहले इनोसेंट है अंटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक उसे दोषी सिद्ध ना किया जाए। तो आर्टिकल 20 आपको यही बताता है, ऑफेंस के बारे में अधिकार देता है कि जब तक सिद्ध ना हो दोषी, दोषी नहीं कहलाओगे, बेगुनाह साबित होने के सब अवसर तुम पाओगे। जब तक सिद्ध ना हो दोष, दोषी नहीं कहलाओगे, बेगुनाह साबित होने के सब अवसर तुम पाओगे। मतलब जब तक कोई प्रूव ना हो, आपको कोई गिल्टी नहीं ठहरा सकता है। और वो आपको प्रूवन करने का, मतलब बेगुनाह साबित करने का सारे मौके दिए जाएंगे। कैसे दिए जाएंगे? तो बाय जुडिशरी, आप कोर्ट जाइए, अपने आप को प्रूव कीजिए। ये आर्टिकल 20 आपको ऑफेंस से रिलेटेड राइट देता है। तो ये सब राइट जो है अभी जो हम समझ रहे हैं, ये फ्रीडम का राइट है, आज़ादी का राइट। आज़ादी का राइट में 19 में समझे, सारी जगह घूमना फिरना, बोलना करना। और उसके बाद हम अभी क्या समझ रहे हैं, अगर कोई ऑफेंस करता है तो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं आज़ादी के तौर पे। आप आज़ाद है तभी तो कोई चीज़ प्रूव कर पाओगे, विदाउट कैसे कर पाओगे।
नेक्स्ट जो है वो आर्टिकल 21 है, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड आपकी लिबर्टी, मतलब ज़िंदगी जीने का अधिकार देती है। ये आर्टिकल 21 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे देश में कोई भी इमरजेंसी क्यों ना हो। चलिए, जब ये बात इमरजेंसी की आई है तो इसके ऊपर एक छोटा सा और डिस्क्राइब दे दें। देखिए, फंडामेंटल राइट जो है ये आपका ज़िंदगी जीने का अधिकार है, इससे आपको कोई ले नहीं सकता है, वंचित नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये कानून दिया है। लेकिन जब भी देश में इमरजेंसी लागू होगा, मतलब इंडिया, चाइना, सारे देश मिलकर इंडिया पे अटैक कर रहे हैं और आपको अपना हक नहीं मिल रहा है और आप लगे वहाँ पे असेंबली करने, भाषण देने, तो आप कहेंगे ये तो मेरा आर्टिकल 19 में फ्रीडम है कि हम कहीं भी असेंबली कर सकते हैं विदाउट हम। तो देखिए, जब देश में इमरजेंसी हो तब सारे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर लिया जाता है, डिप्राइव कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है, वंचित कर दिया जाएगा आपको। आपका कोई भी फंडामेंटल्स काम करने का, जैसे अब कोरोना हुआ तो कोविड में गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया, रिस्ट्रिक्शन, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। जस्ट लाइक घर भी एक जेल बन गया था सबका। उस वक्त आप ये नहीं कह सकते कि हमारा तो फंडामेंटल राइट्स है, हम बाहर जाके सभा करेंगे, हम बाहर जा घूमेंगे, ट्रेन में जाएंगे, हाँ कुछ नहीं। क्योंकि जब देश में कोई संकट का बादल आएगा, सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ले लिए जाते हैं। ये गवर्नमेंट को पावर दिया जाता है कि आप देश के हित में सोचिए, क्योंकि ये पॉजिटिव चीज़ है, वो गलत तो कर नहीं रहा है। देश के हित में सोच के सारे फंडामेंटल राइट्स ले लेंगे। सिर्फ एक यही आर्टिकल 21 जो ज़िंदगी जीने का अधिकार देती है। चाहे देखिए, कोविड में कुछ भी था, इतना रिस्ट्रिक्शन था कि एम्बुलेंस आ जा सकता है हॉस्पिटल, ये नहीं कि एम्बुलेंस को भी बंद कर दिया गया। तो ज़िंदगी जीने का अधिकार आपसे गवर्नमेंट किसी भी कीमत में, चाहे वो इमरजेंसी ही क्यों ना हो जाए, आपसे डिप्राइव नहीं कर सकती, नहीं वो छीन सकती। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट नोट था। आर्टिकल 21 के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया, ज़िंदगी जीने का अधिकार देती है। ये भी आपके सेकेंड टाइप्स ऑफ राइट में आता है, फ्रीडम के राइट में, और इसे इन द केस ऑफ इमरजेंसी भी कोई नहीं छीन सकता। लेकिन बाद बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं गवर्नमेंट छीन सकती है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी फॉर योर वेलफेयर, मतलब आपके बेनिफिट के लिए। और साथ ही साथ आगे भी बताएंगे, जब मार्शल लॉ लगता है उसके वक्त भी आपसे कोई छीन सकते हैं। नेक्स्ट समझिए, आर्टिकल 22, पहले कारण बतलाएंगे तभी करेंगे गिरफ्तार, 24 घंटे में छोड़ेंगे गिरफ्तारी अगर होगी बेआधार। ये आर्टिकल देता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट राइट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस, मतलब कोई पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को गिरफ्तार कर लेता है, अरेस्ट करता है, डिटेन करता है, तो उसके पास क्या अधिकार बनते हैं, उसे डरना नहीं है, आर्टिकल 22 का यूज करना है। पहला आर्टिकल 22 कहता है कि पहले आप कारण पूछिए, कि पहले कारण बतलाएंगे तभी करेंगे गिरफ्तार, पहले कारण पूछेंगे आप तभी कोई आपको अरेस्ट कर सकता है, और 24 घंटे के अंदर छोड़ेंगे अगर गिरफ्तारी हुई बेआधार, अगर विदाउट एनी वैलिड रीजन अगर वो अरेस्ट करते हैं तो उन्हें 24 घंटे के अंदर छोड़ना होगा, और नहीं तो उन्हें मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा के वो प्रूव करना होगा कि हाँ इस पर्पस के कारण हमने इन्हें अरेस्ट किया है, डिटेन किया है। समझ गए? तो आर्टिकल 22 को याद रखिएगा। साथ ही साथ आर्टिकल 22 आपको ये कहता है कि जब भी कोई अरेस्ट करे, आप तुरंत, आपको ये हक है, राइट है कि आपके कंसल्टेंट जो है, लीगल कंसल्टेंट जो है, एडवोकेट जो है, उनसे आपको कांटेक्ट करने को दिया जाए, ताकि आप अपनी बातों को उनके समक्ष रखें और आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से निकल सकें, क्योंकि आज़ादी का अधिकार है आपके पास। तो जब भी कोई अरेस्ट करे, याद रखिएगा आर्टिकल 22 का यूज कीजिएगा। पहले उनसे आपसे क्वेश्चन पूछना है कि किस बेसिस पे, कि पहले कारण बतलाएंगे तभी करेंगे गिरफ्तार, और 24 घंटे में छोड़ेंगे यदि हुई गिरफ्तारी बेआधार। अगर कोई वैलिड रीजन नहीं है तो विद इन 24 आवर वो रिलीज करना पड़ेगा, नहीं तो मजिस्ट्रेट के पास जाके प्रूव करना पड़ेगा, और आपको अपने लीगल कंसल्टेंट से बात करने का भी अधिकार है। तो आर्टिकल 22 को याद रखें हमेशा इस बातों को, जब भी पुलिस से कुछ खतरा रहे अरेस्ट या डिटेन का। चलिए, तो फ्रीडम जो राइट था हमारा टाइप 2, ये भी कंप्लीट हुआ 19 से लेकर 23 तक। अब हम समझने जा रहे हैं तीसरे तरह के राइट को, जो बात करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण क्या होता है? किसी पे जोर जबरदस्ती कोई काम करवाना, ये होता है शोषण, खींच के रख लेना। अब शोषण किसके विरुद्ध है? तो ये देखिए, टोटल 2 आर्टिकल है इसमें, आर्टिकल 23 एंड 24, जो बात करते हैं कविताओं के माध्यम से। पहला कहता है बच्चों के ऊपर, कि कोई बच्चा ना करे मजदूरी, मजदूर ना करे बेगार। समझाएंगे बेगार का मतलब, कोई बच्चा ना करे मजदूरी, मजदूर ना करे बेगार, यदि कोई भी करे उल्लंघन तो जाना होगा कारागार। मतलब चाइल्ड लेबर का बात करता है कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड लेबर, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समझते ही आप,
और चाइल्ड लेबर का मतलब किसी बाल जो श्रम होता है, छोटे बच्चे से मजदूरी कराना, ये भी गैर कानूनी है। तो कोई बच्चा ना करे मजदूरी, मजदूर ना करे बेगार। बेगार का मतलब होता है कि स्लेव, अब लेबर आप समझते होंगे कि जिसे विदाउट पेमेंट क्या करवाते हैं, काम करवाते हैं। ऐसे बहुत हो गया। आपने एक मूवी देखी होगी केजीएफ। केजीएफ में देखिए, मैं, आप सोचते हो कि मैं मूवी का प्रमोट कर रहा हूँ, जी नहीं, कुछ कुछ मूवी से कुछ सीखने को मिलता है, तो एग्जाम्पल देने में सुविधा होता है ताकि लोगों को जल्दी समझ में आ जाए। प्रैक्टिकल है ये। तो आपने एक मूवी देखी होगी केजीएफ। केजीएफ में सबके हाथ के ऊपर एक स्टाम्प लगा दिया जाता है। वो सब होते हैं बेगार, उन्हें कोई पेमेंट नहीं मिलता है, कैद करके उनसे काम करवाया जाता है, तो उसी को हम कहते हैं बेगार। बिना विदाउट पेमेंट जिससे काम कराया जाए, स्लेवरी करवाया जाए, मारा जाए, उसे हम कहते हैं बेगार। ठीक है। तो कोई बच्चा ना करे मजदूरी, मतलब चाइल्ड लेबर कोई ना करे, और ना ही कोई मजदूर करे बेगार। यदि करता है कोई उल्लंघन, अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसे क्या होगी, कारागार, मतलब जेल होगी। ये आर्टिकल 23 कहता है। किसके लिए, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कहीं अगर शोषण का विरोध हो रहा है तो ये अधिकार आपका आर्टिकल 23 देता है। ठीक है। अब 24 समझिए। इस टाइप्स ऑफ राइट के अंदर दो तरह के आर्टिकल है, 23 एंड 24। तो 23 मैंने आपको समझा दिया, अब 24 समझिए। 24 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री में, जो घनघोर फैक्ट्री होते हैं, कारखाना होते हैं, उसमें बच्चों का काम करना सख्त मना है। चाहे छोटे हो बड़े हो, बच्चे को काम करना मना है। तो अब बोलते हैं कि नन्हे नन्हे बच्चे नहीं करे खान में काम, खान मतलब फैक्ट्री, नहीं, नन्हे नन्हे बच्चे नहीं करे खान में काम, सरकार उन्हें दे शिक्षा ताकि वो बने बड़े इंसान। 24 समझ गए। और इसी के अंदर से रिलेटेड है आर्टिकल 21, जहाँ पे जिंदगी जीने का अधिकार है। साथ में गवर्नमेंट को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप बच्चे को पढ़ाइए, इसीलिए सरकारी स्कूल है। बच्चे को आप खाना खिलाइए, इसीलिए मिड डे मील जो होते हैं, मिड डे मील स्कूल, वो है। तो ये गवर्नमेंट को दिया गया इंस्ट्रक्शन कि आप बच्चों के देश हित के लिए, बच्चों की रक्षा के लिए आप ये सारे काम कीजिए। सरकार ऐसे ही नहीं करती है, कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें अधिकार ये देता है। ठीक है। तो नन्हे नन्हे बच्चे नहीं करे खान में काम, सरकार उन्हें दे शिक्षा ताकि वो बने बड़े इंसान। समझ गए। ये आर्टिकल 24 इन्हें फैक्ट्री में काम करने से मना करता है, प्रोहिबिट करता है। तो 23, 24 ये कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से आपका तीसरा टाइप्स ऑफ जो राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, कंप्लीट हुआ। अभी तक आपने क्या क्या समझा। पहला था इक्वालिटी का राइट, जिसमें आर्टिकल 14 से 18 तक था। फिर था आपका आज़ादी का अधिकार, बोलने, घूमने फिरने, ठीक है, डिटेंशन, अरेस्ट, ये सब बताएं। तो आज़ादी का अधिकार। तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक्सप्लोइटेशन। अब चौथे टाइप का राइट है, ये है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म का जो अगर आपको प्रचार करना है तो धर्म से रिलेटेड क्या आज़ादी है और उसके अधिकार के बारे में ये बात करता है। चलिए, इसमें हम समझते हैं आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 जो बात करता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंसस ऑफ फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म की प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं, ये अधिकार कैसे देता है। तो आर्टिकल 25 और 26 एक बार में हम समझेंगे। जो फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजन अफेयर, मतलब धर्म को प्रैक्टिस करना, धर्म को प्रचार करना, धर्म को यूज करना कैसे हो सकता है, ये सारे अधिकार देते हैं। आर्टिकल 25, 26 कहते हैं किसी भी धर्म को मानो, करो उसका प्रचार, किसी भी धर्म को मानो या करो उसका प्रचार, अपना संस्था बनाओ, अपना संस्था बनाओ और संचालन का काम करो। किसी भी धर्म को मानो या उसका प्रचार करो, अपना संस्था बनाओ या संचालन का काम करो, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट बनाओ धर्म से रिलेटेड, जिसका है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब अपने अपने धर्म की क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बहुत तरह के इंस्टीट्यूट भी हैं, चाहे हिंदू से रिलेटेड हो, मुस्लिम से रिलेटेड हो, सिख से हो, ईसाई से हो, सबका अपना एक इंस्टीट्यूट है। और उसे संस्था भी बनाना है, मतलब उससे कुछ अपना पर्सनल बनाना है संस्था, वो भी आप कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। आपने टीवी पे देखा होगा आस्था चैनल, ऐसे बहुत से चैनल हैं जहाँ एडवर्टीजमेंट भी होती हैं। तो ये सारे अधिकार हैं, इसीलिए वो कर सकते हैं। आप अपने धर्म की प्रमोट कर सकते हैं, धर्म का ड्रेस पहन सकते हैं। लोग पहनते हैं गेरुआ ड्रेस पहनते हैं, जो मोहम्मडन भाई लोग हैं वो लोग अपना अलग ड्रेस पहनते हैं, सिख अलग पहनते हैं, क्रिश्चियन अलग पहनते हैं। तो ये सारे ड्रेस आप पहन सकते हैं, ये सारे धर्म से रिलेटेड जो काम है वो आप कर सकते हैं। ये कौन अधिकार देता है, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, ठीक है। किसमें, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। इसके साथ से 27 और 28 ये भी है। तो 27, 28 भी बहुत मजेदार है। ये कहते हैं कि कर से होगा मुक्ति, कर से होता है मुक्त, धार्मिक कार्यों का प्रबंध, सरकारी स्कूलों में है धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। मतलब अगर कोई इंस्टीट्यूट खोलता है तो उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स फ्री हो जाएगा, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, अपने धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को सही गाइडेंस दे रहे हैं, सही शिक्षा दे रहे हैं।
तो कर से होगा मुक्ति, धार्मिक कार्यों का प्रबंध, मतलब सारे काम आप धार्मिक रिलीजियस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। लेकिन कोई गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूलों में कोई धार्मिक शिक्षा मतलब रिलीजियस एजुकेशन जो होता है वो नहीं होगा, वहाँ वो प्रोहिबिट हो जाएगा, मतलब प्रतिबंध लग जाएगा। एम आई क्लियर? तो इसी हिसाब से आपका 27 28 भी कंप्लीट। तो चौथे तरह का जो टाइप्स ऑफ राइट था ये आपका जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन था, धार्मिक आज़ादी के साथ जो आपको अधिकार मिला है, ये कंप्लीट, 4 टाइप्स ऑफ कंप्लीट। अब पांचवा राइट हम पढ़ेंगे जो बात करता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक राइट। अब इसमें क्या है तो देखिए कहते हैं कि बौद्ध, मुस्लिम, सिख, ईसाई अल्पसंख्यक है ये सारे हमारे भाई, और अपने धर्म, लिपि, भाषा की कर सकते हैं पढ़ाई। अब अल्पसंख्यक का मतलब समझिए, एक होता है माइनॉरिटी, एक होता है मेजॉरिटी। माइनॉरिटी का मतलब होता है जिनकी संख्या कम हो, मतलब जिनके कम्युनिटी के लोग कम रहते हैं उन्हें हम कहते हैं अल्पसंख्यक, और जिनके कम्युनिटी के लोग ज़्यादा होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेजॉरिटी, बहुसंख्यक। तो अल्पसंख्यक जैसे मतलब देखिए इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन मिलेंगे आपको, ऑटोमेटिक सी बात है कि ये हिंदू मिलेंगे, 80% हिंदू, 15% मुस्लिम, रिमेनिंग 5% में आपके सिख, बौद्ध धर्म जो भी आते हैं ईसाई, सारे भाई मिलेंगे। तो यहाँ कहा जाता है आर्टिकल 29 2030 प्रोटेक्शन इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, मतलब माइनॉरिटी के हक के लिए कहा जाता है कि उनको भी ये संविधान अधिकार दिया है। सोचिए कितना बड़ा हमारा संविधान है, उनको भी अधिकार दिया है कि बौद्ध, मुस्लिम, सिख, ईसाई अल्पसंख्यक ये है हमारे सारे भाई, अपने धर्म, लिपि, भाषा की कर सकते हैं पढ़ाई। यहाँ सिर्फ उनका बात किया गया, सिर्फ हिंदू का बात नहीं किया गया, ध्यान दें, क्योंकि वो लोग अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है। तो अपने धर्म, लिपि की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनके लिए अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना है तो वो भी खोल सकते हैं। ये सारे फैसिलिटी उनको कौन देते हैं, 29 और 30। तो माइनॉरिटी के बेसिस पे 29 और 30 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, समझ गए। अब इसके साथ हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट 5 तरह के टाइप्स हो गए आपके। अब लास्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, मतलब संवैधानिक उपचार। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आते हैं आर्टिकल 32 से लेकर 35, लेकिन आर्टिकल 32 इसका सोल हार्ट है। क्या है आर्टिकल 32, समझिए कितना बड़ा है। कहते हैं मूल अधिकार बहुत ही जरूरी, मूल अधिकार बहुत ही जरूरी, प्रजातंत्र का सार, इन सब की गारंटी देता संवैधानिक उपचार। मतलब मूल अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट जो है एक पर्सन के, फंडामेंटल राइट जो है एक पर्सन की, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिंदगी जीने का अधिकार है, और ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सार भी है। क्योंकि हम वोट देते हैं और हमें भी अगर वो राइट ना मिले तो फिर इंडियन सिटीजन में वो डेमोक्रेसी कहाँ से मिलेगी, प्रजातंत्र कहाँ से मिलेगी। और इन्हीं सब की गारंटी देता है संवैधानिक उपचार। इन सब की गारंटी कौन देता है, संवैधानिक उपचार। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो लास्ट टाइप्स ऑफ आपके राइट हैं, फंडामेंटल राइट्स के 6 टाइप ऑफ आपके राइट हैं एज पर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ये लास्ट है बट नॉट लीस्ट, क्योंकि आर्टिकल 32 आपको कहता है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर इसमें कहीं भी छेड़छाड़ होती है तो संवैधानिक उपचार, आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी ले सकते हैं, उपचार ले सकते हैं, दवाई है आपका आर्टिकल 32। क्या है तब समझिए, यदि छीने यदि कोई अधिकार तो रिट दायर करवाओ, छीने यदि कोई अधिकार तो रिट दायर करवाओ। रिट क्या होता है भी समझाएंगे आपको, इंग्लिश में भी रिट होता है, हिंदी में भी रिट होता है। तो छीने यदि कोई अधिकार, रिट दायर करवाओ, न्यायालय से लो आदेश, मतलब कोर्ट से लो आदेश, और लागू उसे करवाओ। आर्टिकल 32 कहता है कोई भी पर्सन इंडियन सिटीजन अगर कभी भी उसे लगता है कि उसका फंडामेंटल राइट उल्लंघन में है, गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है उनके साथ, या कोई भी पर्सन उनसे ले सकता है, वो रिट दायर करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपना फंडामेंटल की राइट की लड़ाई के लिए। सोचिए कितनी बड़ी बात है। नॉर्मल आप कोई भी केस देखिएगा, पहले लोअर कोर्ट में चलते हैं, फिर वो चलते हैं हाई कोर्ट में, फिर जाके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में बहुत पहले ही सब क्लियर हो जाता है। लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट तक पहुंचते ही सब क्लियर। सुप्रीम कोर्ट तो बहुत ही बड़े बड़े केस जाते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स को, और आप सब केस लेके सुप्रीम कोर्ट जा भी नहीं सकते, पहले आपको लोअर कोर्ट में ये सारी हेयरिंग करती रहनी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछेगा कि पहले आप निचली अदालत में गए हैं कि नहीं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स ऐसा है कि आपको नो नीड टू गो एनी लोअर कोर्ट, आपको कहीं लोअर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट रिट पिटीशन फाइल करनी है, जो रिट याचिका होती है, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और ये बात वो मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि फंडामेंटल व्यक्ति के जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर उससे एक बार भी कुछ छेड़छाड़ होती है तो वो डायरेक्ट
कम टू माई ऑफिस, मतलब डायरेक्ट और सुप्रीम कोर्ट वो आ सकते हैं, उनके लिए मोस्ट वेलकम है। अब ये रिट क्या होती है, देखिए आपके मौलिक अधिकार को 5 तरह से सजा दिया गया है कि 5 तरह के रिट होते हैं कि मौलिक अधिकार के खिलाफ अगर आप कहीं कंप्लेन करते हैं तो किस बेसिस पे करेंगे, ऑन विच ग्राउंड, किस ग्राउंड तो होना चाहिए, ऑन विच ग्राउंड आप अपील करते हैं। तो वो 5 तरह के रिट है और उसी 5 तरह के रिट में आपसे अगर उल्लंघन होगा तो वो आ जाएगा। वो 5 तरह के रिट क्या है, तो पहला रिट है जिसे हम कहते हैं हेवस कॉर्पस। हेवस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, कोई आदमी खो गया है, मिल ही नहीं रहा है, तो पहले आदमी मिले तब ना उसके ऊपर ट्रायल चलेगी, फिर ना हियरिंग होगी, फिर वो छूटेगा। तो पहले हियरिंग होगी, माने आदमी मिले तो हिवस कॉर्पस। अगर किसी को मिल ही नहीं रहा आदमी, कोई उसे उठा के लेके चला गया, किडनैप कर लिया है, तो वो हिवस कॉर्पस का रिट फायर कर सकता है, ताकि रिट दायर कर सकता है, पिटिशन लगा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, ताकि पहले आदमी मिले फिर उसके ऊपर कोई काम हो। समझ गए, ये भी उसका मौलिक अधिकार है। तो पहला रिट है हिवस कॉर्पस। इसके ऊपर भी एक मूवी आई थी जय भीम, देखिए अच्छी अच्छी मूवी देखने से आपको याद भी रहते हैं, कानून की जानकारी भी मिलती है। हिवस कॉर्पस पे जय भीम, जहां उस, पता नहीं आप देखेंगे नहीं, अगर देखेंगे तो पता होगा, नहीं देखे तो मैं आपको इन शॉर्ट में समझाता हूँ। एक हस्बैंड वाइफ रहती है, तो हस्बैंड के ऊपर कुछ क्रिमिनल ट्रायल चालू होने से पहले ही पुलिस उन्हें अगवा कर लेती है, मैंने उन्हें किडनैप कर लेती है, कहीं छुपा देती है, जिसके कारण उस वाइफ को अपने हस्बैंड से ना मिल नहीं पाते हैं और उनके ऊपर कुछ आगे वो काम नहीं कर पाते। वो एडवोकेट के पास जाते हैं तो एडवोकेट उन्हें यही सजेशन देते हैं कि हम आपके साथ हिवस कॉर्पस के रिट लगाकर ये सुप्रीम कोर्ट में लगाते हैं, जिसके कारण वो आ जाएंगे। तो हिवस कॉर्पस लगाने से क्या होता है, पहले पर्सन को सामने प्रेजेंट करना पड़ता है, चाहे वो जहां भी हो, उसके बाद उसके ऊपर सारी कानूनी प्रक्रिया चालू होती है। तो पहला तरह का रिट था हिवस कॉर्पस। नेक्स्ट होता है मेंडामस, मतलब परम आदेश। अब ऊपर से जो सीनियर कोर्ट है वो आदेश देते हैं कि ये काम ऐसे नहीं होगा, ऐसे किया है। और सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी कोर्ट का, चाहे लोअर कोर्ट क्यों ना हो या सुप्रीम कोर्ट क्यों ना हो, न्यायालय इतने बड़े हैं हमारे देश के, अगर वो किसी भी पर्सन को, किसी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, पुलिस या किसी भी गवर्नमेंट बॉडी को अगर वो एक बार इंस्ट्रक्शन दे दे, आदेश दे दे कि ये काम आप तुरंत कीजिए 24 घंटे के अंदर, देखिएगा वो 4 घंटे के अंदर हो जाएगा, इतना डर होता है। तो उसका आप उसी को कहते हैं मेंडामस, मतलब परम आदेश। तो वो आदेश देते हैं गवर्नमेंट बॉडी को, ठीक है। साथ ही साथ तीसरा आता है प्रोहिबिशन, मतलब रोकना, स्टे ऑर्डर लगा देना। आप देखते होंगे कहीं भी कुछ होने जा रहा है उसके पहले स्टे ऑर्डर लग जाता है कि नहीं नहीं फांसी नहीं होगा, अभी स्टे ऑर्डर लग गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि भाई उसमें कुछ अगर मिस्टेक हो गया तो एक इनोसेंट को गिल्टी देकर उन्हें फांसी लग जाएगी, या किसी भी तरह की सजा, चाहे फांसी हो या किसी भी तरह की जेल हो या किसी भी तरह की कोई भी सजा हो, वहाँ प्रोहिबिशन आप लगा सकते हैं। ये भी एक तरह का क्या है, टाइप ऑफ रिट है। साथ ही साथ आता है कोवेरेंटो। कोवेरेंटो का मतलब होता है आप अधिकार बेसिस पे, देखिए कोवेरेंटो का यूज ना एडवोकेट बहुत यूज करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि कोवेरेंटो का मतलब होता है कि कौन किस अधिकार से काम कर रहा है। सपोज कीजिए कि अगर व्हीकल्स लेके आप निकल रहे, मोटर व्हीकल्स लेके, और रास्ते में कोई पुलिस ने आपको चालान काट लिया, तो देखिए अगर कांस्टेबल आपसे चालान नहीं काट सकता, ये बात से पुलिस एडवोकेट को पता रहता है कि कांस्टेबल आपका चालान नहीं काट सकता है। चालान काटने का भी जो अधिकार होता है वो कम से कम 1 स्टार जिनके वर्दी पे लगा हो वही काट सकते हैं, समझ गए, उसे हम एएसआई रैंक के ऑफिसर कहते हैं। तो 1 स्टार जिनके वर्दी पे लगा हो सिर्फ वही काट सकते हैं, और कोई अननेसेसरी आदमी नहीं काट सकता है, नहीं तो वो उनके क्वेश्चन कर देंगे आप किस आधार पे, माने किस अथॉरिटी पे आप ये काम कर रहे हैं। या तो उनको इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए रिटेन में, और वो अननेसेसरी करते हैं तो फिर उनके ऊपर फाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़े लोग बचते रहते हैं एडवोकेट से, क्योंकि उनको ये बात कोवेरेंटो का पता रहता है, वो बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी फंडामेंटल राइट का रिट है। चौथा हो गया। अब पांचवा होता है सरसरी। सरसरी का मतलब होता है कि निचले अदालत में किसी भी तरह का, लोअर कोर्ट में किसी भी तरह का काम हो रहा है और सही से नहीं हो रहा है, तो जो हाई कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट मतलब जो अपर कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये लोअर कोर्ट से वो फाइल या वो केस लेकर अपर कोर्ट में देकर उस काम को जल्दी से कर देंगे। तो ये होते हैं 5 टाइप्स ऑफ रिट, जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है किसी पर्सन को, और इसके बेसिस पे वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और वो आर्टिकल 32 की मदद से। इसीलिए हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को कहा जाता है, याद रखिएगा। एक बार फिर से इसके ऊपर हम दोनों कविताएं आपको सुना देते हैं कि मूल अधिकार बहुत है जरूरी, प्रजातंत्र है इसकी सार, माने डेमोक्रेसी है सबसे बड़ा चीज, और मूल अधिकार मतलब आपके फंडामेंटल राइट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इन सब की गारंटी लेता है, कौन लेता है, तो संवैधानिक उपचार मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32। और यदि छीने कोई आपका ये अधिकार तो रिट दायर करवाओ। रिट समझ गए आप, 5 टाइप्स ऑफ रिट, माने ऑन विच ग्राउंड रिट, ठीक है। तो छीने कोई अधिकार तो रिट दायर करवाओ, और न्यायालय से लो आदेश, मतलब कोर्ट से आदेश लो और लागू उसे करवाओ, तुरंत आपका काम बन जाएगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट।
सिर्फ आर्टिकल 32। अब इसके बिहाफ में देखिए आर्टिकल 33 है, आर्टिकल 34 है, आर्टिकल 35 में। इसमें से आपको हम आर्टिकल 33 समझाते हैं जो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 33 में कहते हैं, जैसे आपको मैंने बताया कि एक पर्सन का जो फंडामेंटल राइट है वो किसी भी बेसिस पे उनसे कोई डिप्राइव नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट भी नहीं। लेकिन एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी वो डिप्राइव कर सकते हैं, क्योंकि आपके वो वेलफेयर के लिए है, देश के भलाई के लिए है। सिमिलरली आर्टिकल 33 में कहता है कि जो सशस्त्र बल होते हैं, जो मिलिट्री वाले होते हैं, डिफेंस के लोग होते हैं, जब उनके ऊपर कोई भाड़ आ जाएगा कि आप इस एरिया में कोई आतंकवादी घुस गया है, उस एरिया के अंदर आप जाके चेक कीजिए, तो वो क्या करेंगे, वो डायरेक्ट मार्शल लॉ लगा देंगे उस एरिया में। अब जिस एरिया में मार्शल लॉ लग गया, डिफेंस के लोग आ गए, बस वहाँ परिंदा भी पार नहीं मार सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सारे फंडामेंटल राइट क्या हो गए, सब ले लिए गए हैं। तो वो भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, वो एक अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं, उसमें एक इंडियन सिटीजन को भी तो मदद करना होगा। तो वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्ट दे देंगे, कोई अपने घर से नहीं निकलेगा, वो खुद सबके घर जाएंगे, जो फैसिलिटी होगी हम आपको खुद प्रोवाइड करेंगे, आप लोग बाहर मत निकलिएगा। बाहर मत निकलिएगा मतलब क्या होगा, आप बंद हो गए, फंडामेंटल राइट क्या हो गया आपका बंद, आपका घूमने फिरने का प्रोग्राम, थिएटर जाने का प्रोग्राम, मौज मस्ती करने के प्रोग्राम सब कैंसिल। आप घर में बैठे रहिए, सारे फंडामेंटल राइट डिप्राइव कर गए हैं। एज पर आर्टिकल 33 ये कब होगा, जब मार्शल लॉ लगेगा किसी भी एरिया में और ये डिफेंस के लोग आएंगे कुछ पर्पस के कारण, तभी, अदरवाइज नहीं। तो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी एंड एट द टाइम ऑफ मार्शल लॉ आपके फंडामेंटल राइट को डिप्राइव कर लिया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 21 जो मैंने बात बताया था कि राइट टू लाइफ, जिंदगी जीने का अधिकार, उस सिचुएशन में भी नहीं होगा। मान लीजिए एम्बुलेंस की सेवा है तो थोड़ी ना बंद होगा, एम्बुलेंस की सेवा हमेशा चालू रहेगी। इसी तो कहते हैं जिंदगी जीने का अधिकार, और आप इसे ले भी नहीं सकते हैं। कोई जो सुसाइड कर लेता है, देखिएगा पुलिस उन्हें बचाने क्यों जाती है, क्योंकि आपका जिंदगी का वैल्यू सिर्फ आपका ही नहीं है, गवर्नमेंट का भी है, संविधान आपको दिया है, तो कोई ले भी नहीं सकता है। तो बचाने के बाद उसे बढ़िया से मारा जाता है कि भाई तुम जिंदगी जिए हो, तुम्हारा एक वोट का अधिकार है, तुम अपने मन से सुसाइड भी नहीं कर सकते हो। कोई अगर कर लेता है तो अलग बात, लेकिन ये करना भी नहीं चाहिए, और पकड़ाने से उसके पिटा भी जाता है, उसके ऊपर आरोप भी लग सकते हैं। तो इस तरह से 6 तरह के जो फंडामेंटल राइट्स थे ये मैंने आपको बताया, जो एज पर द इंडियन सिटीजन जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे लॉ स्टूडेंट हो या ना हो। ये फंडामेंटल राइट्स जो है एक इंडियन सिटीजन के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है, इमरजेंसी में हमेशा उसे काम आता है। और नहीं जानने से क्या होता है, कभी भी लैक ऑफ नॉलेज के कारण आप कोई भी काम गलत कर सकते हैं या आप कहीं भी फंस सकते हैं। तो आई होप कविताओं भरी जो पोएटिक कॉन्स्टिट्यूशन हमारी चल रही है पार्ट 3 के माध्यम से आपको समझ में आई होगी, आप इंटरटेन हुए होंगे, नॉलेज गेन किए होंगे। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट के थ्रू हमें मोटिवेट कीजिए, और हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं पार्ट 4, जहां आपको हम फंडामेंटल ड्यूटी भी समझाएंगे कि आपका एक इंडियन सिटीजन के बेसिस पे कर्तव्य क्या है। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।